हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ओके, तो ये जो चैप्टर है वी विल डिस्कस अबाउट टर्शरी एक्टिविटी। अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ा, फिर अपने सेकेंडरी एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ा एंड अब हम अपनी लास्ट एक्टिविटी वाले चैप्टर पे आ गए हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। या फिर कोई डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सब हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन्हीं सबको आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड आई विल टेल यू दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से आएंगे। एंड इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन। एंड अगर आपको क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री, इको, पॉलिटिकल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो आपको लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, स्क्रीन के ऊपर आईडी का नाम दिख रहा होगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इस चैप्टर के, ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर के नोट्स, पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री, सभी के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मेरी इंस्टा आईडी पे। अगर चाहिए तो जाके आप ले सकते हो। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना टर्शरी एक्टिविटीज एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज टर्शरी एक्टिविटी। तुम यही कहोगे डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है, वो टर्शरी एक्टिविटी दे रहा है। लॉयर हमारे लिए केस लड़ रहा है, टर्शरी एक्टिविटी दे रहा है। टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, टर्शरी एक्टिविटी। काम वाली झाड़ू मार रही है तुम्हारे लिए, टर्शरी एक्टिविटी। तो यस, सही कह रहे हो तुम, यही सब होती है हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़। अब टर्शरी एक्टिविटी के में क्या होता है, ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है प्लस एक्सचेंज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टर्शरी एक्टिविटी की, वो क्या है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। नाउ यू विल थिंक दैट क्या प्रोड्यूस होता है टर्शरी एक्टिविटी के अंदर। देखो, अब कोई डॉक्टर है, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज़ प्रोड्यूसिंग द ट्रीटमेंट। और तुम उसको नापते कैसे हो? तुम उसको एज अ रिजल्ट क्या कर देते हो? उसको पे कर देते हो, जो भी तुम्हारा खर्चा होता है ट्रीटमेंट का। तो हर एक टर्शरी एक्टिविटी में यही होता है। तुम अपने घर में काम वाली बुलाते हो, उसे झाड़ू लगवाते हो एंड तुम उनको मंथली वेज दे देते हो या फिर सैलरी दे देते हो कि तुम इतना हमारा काम करोगे एंड इतने तुम्हारे पैसे हैं। तुम स्कूल पढ़ने जाते हो और तुम स्कूल को फीस देते हो। स्कूल तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करता है एंड तुम स्कूल को फीस देते हो। तो क्या हो रहा है इसमें भी प्रोडक्शन हो रहा है, तुम्हें नॉलेज गेन करने को मिल रही है। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। एंड एज अब हम उसको मेजर कैसे करते हैं? हम सैलरी, फीस और वेजेस देके उसको मेजर कर लेते हैं। डॉक्टर तुम्हारे पास ट्रीटमेंट करता है एंड यू गिव देम द फीस, तुम उसको फीस देते हो। लॉयर तुम्हारे लिए केस लड़ता है, तुम लॉयर को फीस देते हो। तो इसमें भी हम आराम से मेजर कर लेते हैं एंड देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एनी ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी तरीके का इसमें प्रोडक्शन होता ज़रूर है। एक और चीज़ होती है हमारी टर्शरी एक्टिविटी में, दैट इज़ एक्सचेंज। अब क्या एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज होता है थ्रू ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना बड़ा है पूरे वर्ल्ड का, तो वो टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आता है। अगर किसी भी गुड्स का एक्सचेंज होना है तो वो किसी ट्रक में बैठ के ही जाएगा। तुम अमेजोन से सामान मंगाते हो, ट्रक में बैठ के आता है, वो स्कूटी पे भैया लेके आते हैं। तो क्या हो रहा है? ये एक्सचेंज हो रहा है। तुमने पैसे दिए और सामान मंगाया एंड वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया। उससे पहले तुमने कम्युनिकेशन का यूज़ करा, तुमने अपना फ़ोन का यूज़ करा ऑर्डर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी किसके अंदर आती है? हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो अभी एक्सचेंज को तो हम बहुत डिटेल में नीचे और पढ़ेंगे। तो क्या है मेनली हमारा ये जो है हमारा टर्शरी सेक्टर में, इसमें क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो रही है। जो हमारा टर्शरी एक्टिविटी वाला जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है वो सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करता है एंड जो कस्टमर है वो सर्विसेज को कंज्यूम कर लेता है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, टीचर ने टीचिंग प्रोवाइड करी एंड हम जो है हम कंज्यूम कर लेते हैं एंड बाद में उनको क्या दे देते हैं? अपनी फीस दे देते हैं या फिर सैलरी दे देते हैं। और जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स है, कॉमर्स या फिर आपका कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ होती है डिस्टेंस को कम करने के लिए और टर्शरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। आगे हम बहुत डिटेल में इनमें पढ़ेंगे। तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो सबसे पहला डिफरेंस सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी का क्या होता है? जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और जो टर्शरी एक्टिविटी है उसके अंदर कमर्शियल आउटपुट सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, जैसे कि वीट काटा हमारे फार्मर ने, वो प्राइमरी एक्टिविटी हुई। वो वीट किसके पास जाता है? इंडस्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे उससे आटा बनता है। अब वो आटा ट्रांसपोर्ट में बैठ के दुकानदार के पास तक पहुँचा और हम जाके ले लेते हैं।
तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें टैंजिबल गुड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि आटा प्रोड्यूस हो चुका है। बट जो हमारी टर्शियरी एक्टिविटी होती है पहले वो इनविजिबल होती है, पहले ट्रांसपोर्ट में बैठ कर आया, आटे के बड़े बड़े कट्टे ट्रांसपोर्ट में बैठ के आए, पहले होलसेलर पे जाते, फिर रिटेलर पे जाते, फिर तुम जाके खरीद लेते हो। तो जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तुम्हें ये लिखना होगा। और जो टर्शियरी एक्टिविटी है उसमें सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है, जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें जो लेबर है, जो भी उसमें काम कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे फैक्ट्री चाहिए, उसे मशीन चाहिए। अब लेबर्स काम करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कभी आटे बनाने की फैक्ट्री में, कभी बिस्किट बनाने की, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में अलग अलग लेबर्स, फैक्ट्री के वर्कर्स काम करते हैं। तो उनके लिए उस समय पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्योंकि वो मशीन होनी चाहिए जिस पे वो काम कर सके, फैक्ट्री होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। तो ये होती है मेन चीज़ें और सेकेंडरी एक्टिविटी। बट अगर टर्शियरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें टेक्निकल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है इंसान को। जैसे कि डॉक्टर है, अगर उसको पढ़ाई नहीं आती होगी, उसने पढ़ाई ढंग से करी नहीं, उसके पास स्किल्स ही नहीं होगी, तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा। लॉयर है, अगर उसने पढ़ाई नहीं करी है, उसके पास स्किल्स नहीं है, वो कैसे तुम्हारा केस लड़ेगा। अगर टीचर को पढ़ाना ही नहीं है तो हाउ विल शी और ही विल प्रोवाइड सर्विस। तो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर तो मशीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, बट टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर जो मैन पावर है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है अपनी स्किल्स के ऊपर और अपनी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी इज मैन पावर। मैंने यहाँ लिखा है मैन पावर क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन पावर नहीं होगी तो टर्शियरी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। जब पढ़ लिख के लोग डॉक्टर ही नहीं बनेंगे तो तुम डॉक्टर की सर्विसेज कैसे लोगे। तो मैन पावर इज अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटी। अब देखो मेनली अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं ना, तो जो कंट्रीज़ शुरुआत करती है डेवलपमेंट करने की तो वो अपने प्राइमरी सेक्टर पे उन ज़्यादा ध्यान देती हैं। फिर जो थोड़ी सी डेवलपिंग हो जाती हैं दे मेनली फोकस टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकेंडरी सेक्टर। और जो हाईली डेवलप कर जैसे जापान ले लो, यूएसए ले लो, वो मेनली रेगुलेटेड होती है इन दीज एक्टिविटीज़। टर्शियरी एंड क्वॉटरनरी एक्टिविटीज़ में ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो एग्जाम में आए कि कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा टर्शियरी एंड क्वॉटरनरी एक्टिविटीज़ होती है, तो ऑब्वियस है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो विद दिस हमारा हाफ जो स्टार्टिंग का इंट्रो है वो चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। नाउ विल स्टडी द टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। आपकी बुक में पूरा का पूरा एक ग्राफ दे रखा है, चार्ट दे रखा है, उसको आप एक बार रीड कर सकते हो। तो देखो, तुम्हें पेंसिल चाहिए, तुम स्टेशनरी वाले की दुकान पे जाके ले आते हो। तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें घूमने जाना है, तुम टैक्सी बुलाते हो, कार लेके घूमने चले जाते हो। तो ये सब चीज़ें भी टर्शियरी एक्टिविटी के अंडर में ही आती है। तुम्हें कुछ सामान मंगाना है, तुम ऑनलाइन भी मंगा लेते हो। तो ये सब कुछ अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ टर्शियरी एक्टिविटी में क्या आती है, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो कुछ भी ट्रेड एंड कॉमर्स पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड का, लोकल ट्रेड का, वो सब इसके अंडर में आता है। दैट कम्स इन द टर्शियरी एक्टिविटी ओनली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग और सेलिंग, तुम कोई सामान बेचो या तुम कोई सर्विस बेचो अपनी, दिस इज नोन एज ट्रेड एंड कॉमर्स। जो कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, तो क्या भलाचारी के लिए तो नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियस है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। कोई भी जो है ट्रेड और कॉमर्स क्यों होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ ट्रेडिंग सेंटर। कुछ नहीं है ये ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर क्या है, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। एक जगह पे आके चीज़ें रखी होती है और वहाँ से जाके लोग खरीद लेते हैं, वहाँ से जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक तरीके से आप मार्केट को ही हम कह देते हैं क्या, ट्रेडिंग सेंटर। कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इज नोन एज द ट्रेडिंग सेंटर। तो पहले ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। लोग एक गाय दे के 2 किलो चावल खरीद लो, इस टाइप का, मतलब ऐसे टाइप का बार्टर सिस्टम होता था। फिर आया हमारा मनी, यानी कि मनी देकर चीज़ें खरीदनी शुरू। एंड अब तो हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम इंटरनेट और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स भी करने लगे। हम डिजिटली भी पे कर देते हैं कैश, एंड हम बाहर के देशों से भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करने लगे। तो विद द सोसाइटी इज डेवलपिंग, तो ये सब एक्टिविटीज़ भी हाई लेवल पे जाती जा रही हैं। नाउ अब हमें ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उनके 3 चीज़ें बताई हैं। एक होता है रूरल ट्रेडिंग सेंटर, एक पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर और एक अर्बन ट्रेडिंग सेंटर का होता है। मैं तो इस ट्रेडिंग सेंटर को मार्केट ही बोल देती हूँ। एक होगी रूरल मार्केट, एक होगी पीरियोडिक मार्केट और एक हो गई हमारी अर्बन मार्केट। तो देखो रूरल मार्केट जो है या रूरल ट्रेडिंग सेंटर जो है, इट इज़ नोन एज द
क्वासी कह सकते हैं उसको, क्वासी मार्केट होता है। क्यों होता है? देखो हमें पता है गांव इलाकों में क्या होता है, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती है सिर्फ उन्हीं के लिए मंडी और बाज़ार लगता है। जो इमीडिएट नीड्स की चीज़ होती है वही गांव का जो बाज़ार है, मंडी है, वहाँ पे आके लग जाती हैं, वहाँ से जाके लोग खरीद लेते हैं। रूडिमेंट आइटम्स मतलब यही हो गया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत का सामान है वो एक जगह पे आके लग जाता है, वहाँ से जाके लोग आराम से खरीद लेते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज कम होती है, जैसे अगर हम गाँव में जाए तो वहाँ स्कूल कम है, डॉक्टर की दुकानें कम है, डॉक्टर के क्लिनिक्स कम है, आई मीन टू से लॉयर्स के ऑफिसेज कम है। ये सब चीज़ें रूरल ट्रेडिंग सेंटर में बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक रूडिमेंट्री नीड्स प्रोवाइडेड होती हैं लोगों को, रूरल एरियाज़ के लोगों को। नाउ वी कम टू द पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर। पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे कोई परमानेंट मार्केट नहीं होती। क्या होता है, एक जगह पे जाके, जैसे कि सैटरडे को पीरियोडिक मार्केट लगेगा, सैटरडे को मंडी लगेगी, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं जिन्हें कोई सामान ज़रूरत है वो वहाँ से जाके खरीद लेते हैं। फिर वो मार्केट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, मंडे को किसी और इलाके में जाएगा, ट्यूसडे को किसी और इलाके में जाएगा। तो इसलिए पीरियोडिक मार्केट आपने देखा होगा, किसी किसी चीज़ों का पीरियोडिक, आज मंडी लगेगी, आज बाज़ार लगेगा, कहते हैं ना हम लोग दिल्ली में बाज़ार लगता है, लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो इस तरीके से ये होते हैं पीरियोडिक मार्केट। और जो पीरियोडिक मार्केट के जो शॉपकीपर्स होते हैं वो पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं, कभी उन्हें एक इलाके में जाना है, कभी दूसरे इलाके में जाना है, एंड वो हर हफ्ते में रोज़ ही वो लोग अर्न कर लेते हैं। तो ये होती है पीरियोडिक मार्केट। थर्ड होती है हमारी अर्बन मार्केटिंग। अर्बन मार्केटिंग वही जो शहर का बाज़ार है हमारा, उसमें क्या है, हमें प्रोफेशनल एंड जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो भी मिलती है। अगर हम बाज़ार जाएँ, देयर आर डॉक्टर के क्लिनिक्स भी हैं, हमें स्कूल भी मिलता है रास्ते में, और हम चाहे तो वहाँ पे लॉयर के ऑफिसेज भी। जो अर्बन मार्केट है उसमें हर एक टाइप की जो चीज़ें हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, हम स्टोर पे जाके दवाई भी खरीद सकते हैं। तो अर्बन मार्केट थोड़ा हाईली डेवलप टाइप होता है, एडवांस है, हमें सब कुछ जो है अर्बन एरियाज़ में शहर के लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ हमारा ट्रेडिंग सेंटर भी कंप्लीट हो गया। बहुत बेसिक है, बचपन होने वाली बातें हैं हमारी इसमें। Now we will come to the डिफरेंस बिटवीन द रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग आपको पता ही होगा। रिटेलर कौन हुआ, तुम पेंसिल लेने पास वाली दुकान पे जा रहे हो तो वो रिटेलर हो गया। और अगर तुम होलसेल, और तुम्हारे जो रिटेलर है जिसकी दुकान है वो कहाँ से पेंसिल मंगाता है, अगर वो किसी दूर से पेंसिल मंगा रहा है दैट मीन्स वो होलसेलर से पेंसिल्स मंगा रहा है और तुम्हें बेच रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। रिटेलर कौन होता है, वही मैंने बताया, तुम जाओ सामान खरीद के लाते हो। तो रिटेलर्स भी टू टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना स्टोर खोल के बैठे होते हैं, दे आर द फिक्स्ड, जिनके पास एक फिक्स्ड दुकान होती है, एक फिक्स जगह होती है जहाँ पे बैठ के वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं कंज्यूमर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिटेल ट्रेडिंग की क्या है, रिटेल ट्रेडिंग मतलब कि डायरेक्ट कंज्यूमर से लेन देन हो रहा है। तो हम जाओगे, पैसे दोगे, पेंसिल खरीद लोगे, दिस इज रिटेल ट्रेडिंग। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडिंग दो टाइप के, या तो कोई स्टोर खोल के अपना बैठा होता है, और एक और टाइप की हमारी रिटेल ट्रेडिंग होती है, वो है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग मतलब कि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके पास दुकान नहीं है। नॉन स्टोर ट्रेडिंग जैसे कि कोई रिक्शा लेके हमारे घूम रहे होते हैं, सामान रख के उसके ऊपर, स्ट्रीट पेडलर्स जिन्हें कहते हैं, सर पे सामान रख के घूमते हैं, या फिर ट्रक्स, हमने देखा आजकल फूड के ट्रक्स होते हैं, वो घूमते हैं, हमें जो चाहिए हम खा लेते हैं। आइसक्रीम के ट्रक्स घूमते हैं। डोर टू डोर डिलीवरी सेल्समैन हमारे घर आते हैं कभी, वो डिटर्जेंट पाउडर एंड ऑल दैट लेके। तो ये कौन है, हमारे नॉन स्टोर वाले। एक होता है स्टोर वाले, जाके खरीद लेते हो तुम अपना सामान। एक हो गई हमारी मेल एंड टेलीफोन, यही अमेजोन एंड ऑल दैट, तुम टेलीफोन करके या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी चीज़ें मंगा लेते हो। और नेक्स्ट इज़ द वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स होती हैं, हमें एयरपोर्ट पे मिलती हैं, हम पैसे डालते हैं और अपना सामान ले सकते हैं हम। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ अ रिटेल ट्रेडिंग। डायरेक्ट कंज्यूमर पैसे देगा, निकाल लेगा चीज़, या वो मशीन से हो, या वो डोर टू डोर डिलीवर से हो, या फिर वो स्टोर से जाके हो। तो दिस इज़ रिटेल ट्रेडिंग। अब रिटेल ट्रेडिंग के स्टोर वाले डिपार्टमेंट में तो ये जो रिटेल स्टोर्स होते हैं इनको भी 3 पार्ट्स में आपकी बुक में डिवाइड करके बता रखा है हमें। एक सीसी यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, सेकंड इज डीएस यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बिग बाजार वगैरह होता है, एंड द थर्ड इज द चेन स्टोर्स। तो देखो ये जो सीसी है यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, डोंट गो इन दैट डिटेल, ये एक नया टाइप का आज के टाइम पे एक स्टोर्स या फिर आप कह लो खुले होंगे, जिसमें क्या होता है जो कंज्यूमर्स हैं वो मिडल मैन को हटाने के लिए, यानी कि जो रिटेलर हैं, जो होल सेलर हैं, इंटरमीडिएटरी लोग होते हैं, एजेंसी वाले, इन सबको हटाने के लिए इन्होंने एक अपना कोऑपरेटिव मार्केट बनाया है। सब अपने शेयर्स डालते हैं एंड डेमोक्रेटिकली कह सकते हो कि ये जिसका जितना शेयर है वो उतनी खरीदारी कर लेता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं फर्स्ट। सेकंड इज द डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे बिग बाजार होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कि एक बहुत बड़ा सा
सा एरिया होता है, वहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी, यानी कि शू सेक्शन अलग होगा, फैशन सेक्शन अलग होगा, यानी कि जो कपड़ों का सेक्शन है, और जो फूड वाला सेक्शन है वो अलग होगा, हर सूटकेस भी मिलते हैं वहाँ, मतलब जो भी घर की चीज़ है, फर्नीचर भी, पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट। एंड थर्ड इज द चेन स्टोर। चेन स्टोर जैसे किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, यानी कि आप कोई डोमिनोज का ही ले लो, डोमिनोज की चेन है, इंडिया में इतने सारे शहर हैं, हर एक में कोई ना कोई डोमिनोज का स्टोर होगा, ये तो फूड आइटम में हो गया। अब बिग बाजार को ही ले लो, बिग बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर तो है बट इट ऑल्सो अ चेन स्टोर। बिग बाजार की कितनी ब्रांचेस हैंगी, तो इसी तरीके से दे आर आर चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब रिटेल में डील करते हैं। तुम पैसे दे के उनसे चीज़ खरीद लेते हो, दे आर द रिटेलर्स। ये कभी भी उधार पे सामान नहीं देते हैं। कभी कभी तुम्हारे घर के आसपास वाला पड़ोस दुकान वाला वो कर लेता है, बट वो उस चीज़ को हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे। जो रिटेलर होते हैं उससे हाथों हाथ पैसे दे के हम लोग सामान अपना लेकर आ जाते हैं। हमारी फेस टू फेस डायरेक्ट कंज्यूमर उसके साथ जो डीलिंग होती है वो डायरेक्ट होती है इन द रिटेल ट्रेडिंग। नाउ कम टू द होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग मतलब बल्क बिजनेस होता है। वहाँ पे एक या दो चीज़ों का बिजनेस नहीं होता है, बल्क में बिजनेस होता है, बहुत मोटे पैसे का बिजनेस होता है इसके अंदर। एंड इसमें इंटरम मर्चेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक ने मैंने अपने घर पे बहुत सारा मैंने अपने घर पे ऑयल रख लिया है, रिफाइंड ऑयल रख लिया है। अब मैं जो इंटरमीडिएटरी एजेंसीज वाले होते हैं उनको पता चल गया कि आई एम होलसेलर, मैंने अपने घर पे बहुत सारा ऑयल रिफाइंड रखा हुआ है। अब वो जो रिटेलर वाले होते हैं मुझसे खरीदेंगे। मुझसे क्यों खरीदेंगे? बिकॉज मैंने होलसेल में अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है। तो रिटेलर तक कौन जाएगा? रिटेलर या तो डायरेक्ट मुझसे आके लेगा, या फिर इंटरमीडिएटरी लोग होते हैं वो घूमते हैं, रिटेलर से जाके ऑर्डर लेंगे, आपको चाहिए रिफाइंड, वो कहेगा हाँ चाहिए, तो वो होलसेलर से लाके रिटेलर को दे देगा। तो होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में भी कई बार इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स होते हैं जो सामान इधर से उधर रिटेलर एंड होलसेलर के बीच में करते हैं। कभी कभी रिटेलर डायरेक्ट जाके भी ले लेता है। तो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करता है हमारा होलसेलर। होलसेलर के पास सप्लाई हाउसेज होते हैं, यानी कि अब इतना सारा रिफाइंड ऑयल मैं अपने पास स्टॉक करके रखूंगी तो मुझे गोडाउन की ज़रूरत है। एंड ये लोग चेन स्टोर को भी सप्लाई करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास बहुत सारा होलसेल में आई हैव टू मच क्वांटिटी है मेरे पास किसी चीज़ की, तो कोई अगर चेन स्टोर वाला भी है वो भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है कि हमारी जो स्टोर है वहाँ पे आप ये सामान भिजवा दो। एंड थर्ड इज़ डायरेक्ट मैन भी, यानी कि रिटेलर खुद भी आके अगर मुझे कहेगा कि मुझे 2 कार्टून्स दे दो आप रिफाइंड ऑयल के, तो मैं उसको दे दूंगी एंड आई विल गेट पेड। तो रिटेलर भी आके ले सकता है होलसेलर से, जो इंटरमीडिएटरी मर्चेंट है वो भी ले सकता है, एंड अगर कोई चेन स्टोर वाला है वो भी कॉन्टैक्ट करके हमसे सामान मंगा सकता है। तो होलसेलर्स जो हैं वो उनके पास गोडाउन होते हैं बड़े बड़े और वो बल्क बिजनेस करते हैं। अब होलसेलर में क्या होता है, ये क्रेडिट टाइप होता है इसमें, यानी कि जो होलसेलर होता है वो उधार पे सामान दे देता है रिटेलर को, एंड रिटेलर जब बेच देता है सामान को तब उसको रिटर्न करते हैं। तो ये जो होलसेलर्स का बिजनेस होता है ये उधारी पे चलता है। उधारी पे चलता है मतलब जो मैं रिफाइंड दूंगी, जो रिटेलर आके मुझसे रिफाइंड ले जाएगा, जैसे उसने मुझसे 20,000 का रिफाइंड लिया या फिर और भी ज़्यादा का लिया, तो कभी भी जो रिटेलर्स होते हैं पूरे पैसे नहीं देते हैं। वो मुझे 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, और बाकी का जो पेमेंट है वो कब करता है, जब उसके सारे वो रिफाइंड बिक जाएंगे वो तब वो पेमेंट करता है। तो ये जो बिज़नेस है ये उधारी पे चलता है, होलसेलर बिजनेस मेनली। एंड जो रिटेल ट्रेडिंग है वो तुम्हें थोड़ी फ्री में दे देगा, कहेगा बाद में ले लेना। तो मोस्टली क्या होता है, जो होलसेलर बिजनेस है वो क्रेडिट पे चलता है, उधारी पे चलता है, एंड रिटेल जो बिजनेस है वो डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो दिस हमारे कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी स्टडी रूरल, पीरियोडिक, अर्बन मार्केट पढ़ा हमने, एंड देन वी स्टडी रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेलर ट्रेडिंग। तो यहाँ हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो गया। अब नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सचेंज, दैट इज ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट हर एक के लिए ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है, वो सर्विस कहो या फैसिलिटी कहो, वो एक पीपल के लिए भी ज़रूरी है। अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं ट्रांसपोर्ट से ही तो जाऊँगी, या फिर अगर किसी मटीरियल को, अब मुझे कोई मेरा कोई बुटीक है, मुझसे किसी ने दिल्ली में कुछ सूट वूट मंगाए एंड आई लिव इन अनदर एरिया, तो कि मैं कैसे भिजवाऊंगी उसको? ऑब्वियस है मैं उसको डिलीवर करवाऊंगी। कोई आएगा लड़का मेरे पास ट्रक में लेके जाएगा सामान को उसके पास। तो कोई भी अगर चीज़ों का, गुड्स का अगर लेन देन होना है, या फिर अगर तुम्हें कहीं जाना है, तो हर चीज़ के लिए आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे बिजनेस के लिए। एक किसी गुड को भी इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और तुम्हार को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ना, इसने, या जो ट्रांसपोर्ट जो हमारा ये सेक्टर है ना, इसने बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर दिया हमारी नीड ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबिलिटी मतलब इधर से उधर जाना। तो अब हमें कहीं भी जाना हो, स्कूटी उठाओ, साइकिल उठाओ, बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ, यू कैन गो। तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करना है तो मंगा लेते हो जाके, तुम्हारा सामान ट्रक में या स्कूटी पे बैठ के तुम्हारे पास आ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजॉन डिलीवरीज एंड ऑल दैट। तो तुम आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट के चक्कर में, अब जो पहले ज़माने में आप डिस्कस करो
जब स्टार्टिंग में प्लांटेशन वर्किंग स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिशर्स ने करी थी, तो उन्होंने प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप करा, जिससे जो प्लांटेशन की कॉफ़ी बीन्स वगैरह जो कैश क्रॉप से इकट्ठी हुई हैं वो फैक्ट्री में जाए, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो और फिर वो आगे जाए। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज नहीं डेवलप हुआ है, बहुत ज़मानों से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो डेवलप हो गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट भी है, लैंड ट्रांसपोर्ट भी है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, तो हर एक तरीके से आज के टाइम पे ट्रेड होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है, एक होता है किलोमीटर डिस्टेंस, जिसमें एक्चुअल डिस्टेंस नापा जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, माइल्स में भी नापा जाता है ये। नेक्स्ट इज द टाइम डिस्टेंस, यानी कि कितना टाइम लगेगा एक जगह से प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे पहुंचने में, या मुझे कहीं जगह पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एंड थर्ड इज द कॉस्ट डिस्टेंस। अब एक्सपेंस भी तो देखोगे, एक्सपेंस नाप के तो आप किसी चीज़ में ट्रैवल करोगे कि कितना खर्चा आ रहा है। ऐसे अमेरिका तक टैक्सी करके थोड़ी चले जाओगे या फिर कुछ और करके थोड़ी चले जाओगे, नहीं, जिस चीज़ में आपको खर्चा कम हो रहा होगा वही आप करके जाओगे। तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो एवरीबडी लुक एट द कॉस्ट ऑल्सो, टाइम ऑल्सो एंड द किलोमीटर डिस्टेंस ऑल्सो। तो दिस ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब आप ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, डिमांड, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कितनी डिमांड है। डिमांड पे किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। जहाँ पे हाई पॉपुलेशन, वहाँ पे लोगों की नीड्स ज़्यादा होंगी, उन्हें ट्रैवलिंग की भी नीड ज़्यादा होगी और उन्हें गुड्स की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सेकेंड इज़ द रूट। रूट में लोकेशन नापी जाती है, क्लाइमेट, यानी कि जहाँ से ट्रांसपोर्ट निकल के जाएगा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टेरेन कैसी है, लैंडस्केप कैसा है, मतलब कि रोड्स अच्छे से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो रूट्स में क्लाइमेट, टेरेन, अगर माउंटेन एरियाज़ में अगर कोई सामान ट्रैवल होकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट में जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होगा, बिकॉज जो एरिया है जहाँ से वो होता हुआ जाएगा इट इज़ क्वाइट डेंजरस, या फिर वो थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्लेन में अगर कोई सामान डिलीवर होने जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट में रूट्स भी एक मेन फैक्टर है, जिसमें हम डिस्टेंस नापते हैं, जिसमें हम लोकेशन नापते हैं सिटी की, टाउन की, एंड वी ऑल्सो टेक केयर अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द लैंडस्केप कैसा है जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, गुड्स है या जो कोई भी है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे, किस लैंडस्केप में, किस एरिया में हो रहा है। तो मेनली यही दो फैक्टर्स है अगर एग्जाम में लिखने हुए, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज द डिमांड दैट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन एंड द सेकंड इज द रूट। नाउ विल कम टू द थर्ड टर्शरी एक्टिविटी हम कह सकते हैं, जिसको कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या आता है, वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज़, ये सब कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेट मतलब एक माइंड से दूसरे माइंड में पहुँचेंगे, दूसरे माइंड से तीसरे माइंड में, हर एक तक ये चीज़ पहुँचती है। वर्ड्स, आइडियाज़, मैसेजेस, फैक्ट्स, ये ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। पहले ज़माने में क्या होता था, किसी को अगर बात करनी है तो वो लेटर लिखता था, फिर जब राइटिंग टेक्निक्स बनी, लेटर लिखता था, वो लेटर जो है हॉर्समैन लेके जाएगा, हाथ से जाएगा, या फिर टोंगे पे या कहीं पे पोस्टमैन जाएगा साइकिल पे और उन लेटर्स को डिलीवर करेगा, तभी बातचीत लोगों में पॉसिबल थी। और वो भी पॉसिबल कब थी, जब राइटिंग मैसेजेस की टेक्निक आई, तो लोगों को समझ में आया कि ये सब पहले अगर प्रिमिटिव सोसाइटी में जाओ तो ढोल बजा के कुछ मैसेजेस दिए जाते थे, या फिर आग लगा के कम्युनिकेशन की जाती थी, पत्तों में आग लगा के सिग्नल्स दिए जाते थे। बट देन राइटिंग टेक्निक आई, जैसे मैसेजेस लिखे जाते थे, देन वो ट्रांसपोर्ट होते थे एनिमल हैंड पे, बोट पे, रोड पे, रेल पे या फिर एयर पे। जो पोस्टल सिस्टम निकला हमारा, पोस्टेज नेटवर्क। पर अब जब से टेलीफोन आ गया है, जब से मोबाइल फ़ोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया है, तो ये सब जो ओल्ड तरीके थे बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के आने से। जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है नाउ दे आर फुली चेंज बिकॉज ऑफ द मोबाइल्स, टेलीफोन एंड द सैटेलाइट ने जो ये हमारी कम्युनिकेशन है इसको बिल्कुल ही रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। यानी कि अब ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं। अब जो पोस्टेज सिस्टम है वो उसका कितना कम यूज़ होता है। अब तुम कोई पोस्ट कार्ड थोड़ी भेजते हो, कहीं जाते हो तो तुम बस मैसेज कर देते हो, हाँ मैं पहुँच गया हूँ। पहले ज़माने में लोग अगर कहीं जाते थे तो पोस्ट कार्ड भेज देते थे घर पे कि हाँ मैं पहुँच गए, तो पोस्ट कार्ड कहाँ आएगा, ट्रांसपोर्ट में ही तो बैठ के आएगा घर तक। बट अब क्या है, आप मैसेज कर देते हो। तो ट्रांसपोर्ट की नीड पे भी इफेक्ट पड़ा है जब से कम्युनिकेशन डेवलप हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ ओल्ड कम्युनिकेशन खत्म हो गया, नहीं। अभी भी मेल का, यानी कि जो पोस्ट है उसका, लेटर्स का अभी भी काफ़ी यूज़ होता है। आपने देखा है अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, कोई भी तुम्हें बैंक से डॉक्यूमेंट आना है, वो अभी भी पोस्टमैन ही तुम्हारे घर पे लेके आता है। एंड वो चीप भी होते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट
लोग रहते हैं वो अभी भी पोस्ट, डिमांड, ऑर्डर्स ये सब करते हैंगे, हर कोई डिजिटल नहीं हो गया। तो चीप होने की वजह से कुछ जो ओल्ड फॉर्म्स है अभी भी यूज़ होती हैं। नाउ विल स्टडी द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ हमारी लाइफ ईजी होती गई एंड कम्युनिकेशन बन गए हमारी टेलीकम्युनिकेशन। तो क्या हुआ, पहले वीक्स लगते थे एक बात को, एक आइडिया को इधर पहुंचने में, या फिर कोई न्यूज़ है उसको तुम तक पहुंचने में, या किसी को तुम्हें कुछ बात बतानी है पहुंचने में, अगर वो लेटर लिख के भेजा कुछ करे, पहले वीक्स लगते थे। उसके बाद जब टेलीफोन आया तो मिनट्स लगने लगे एंड नाउ इट्स इंस्टेंट। तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड तुम्हारा जो डिक्लेयर हो जाएगा जो तुम्हें करना है। तुम डिजिटल पेमेंट करते हो, 1 सेकंड में जो पेटीएम है उसे पैसे इधर से उधर हो जाते हैं। तो पहले वीक्स से मिनट्स में गया एंड मिनट्स, नाउ द पेमेंट्स, द कम्युनिकेशन, द डिलीवरी ऑफ आइडियाज़ एंड ऑल दिस इज नाउ इंस्टेंट। अब ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, हमारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। अब जो ये पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेलीग्राफ, मोर्स कोड, टेलेक्स, ये तो थिंग्स ऑफ पास्ट हो गए। अब तो ये एंटिक्स बन गए, दुकानों पे बिकते हैं, बस लोग कलेक्ट करके रखते हैं इनको। एंड आज के टाइम पे जो ये रेडियो है, टेलीविज़न है, इनको मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेडियो है, एक जना अपने कमरे में बैठ के बोल रहा है, रेडियो हाउस में बैठ के, रेडियो रूम में बैठ के बोल रहा है, और वो पता नहीं कितने लोग ही सुन रहे हैं, वो कितने लोगों के पास जा रहा है। देयर एन नंबर ऑफ पीपल देयर आर लिसनिंग टू। टीवी है, लाखों लोगों के घर पर टीवी है। जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले, वो तो एक कमरे में बैठ के अपनी बात कर रहे हैं, बट इट इज़ गोइंग, उसकी रीच क्या है, मास, यानी कि बहुत ज़्यादा रीच है, इसलिए इनको मास मीडिया कहा जाता है। न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो अ मास मीडिया। न्यूज़पेपर एक जगह छपते हैं और पता नहीं कितने ही लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो अ मास मीडिया। एंड अगर इंटरनेट की बात करें तो उसने तो रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को। आज के टाइम पे वी आर सो एडवांस्ड, इंटरनेट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो गया। तो टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है। वी हैव मास मीडिया, वी हैव न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, वी हैव इंटरनेट, एंड ये जो टेलीग्राफ, मोर्स कोड टेक्निक्स है, ये थिंग ऑफ पास्ट हो चुकी है। तो विद दिस हमारा टेलीकम्युनिकेशन, या फिर आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट हो गया। हमने टर्शरी एक्टिविटीज़ की 3 मेन चीज़ें पढ़ ली है। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट थिंग, सर्विसेज। नाउ व्हाट आर द सर्विसेज। सर्विस क्या है, तुम किसी से सर्विस लेते हो, उसको बदले में पैसे देते हो, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या डिफरेंट लेवल्स होती हैं, किसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है। ऑल दिस विल स्टडी इन दिस टॉपिक। नाउ वी विल स्टडी सर्विसेज। तो मैंने आपको बता दिया सर्विसेज डिफरेंट लेवल के लोगों को ज़रूरत होती है। अगर कोई इंडस्ट्री है उसको भी सर्विस की ज़रूरत है, एंड अगर कोई इंसान है उसको भी सर्विस की ज़रूरत है। सर्विस जैसे ट्रेड, कॉमर्स हो गई, कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, या ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने आटा बनाया है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर तुम इंसान हो, तुम्हारे घर से दूर है शॉप, तो तुम्हें भी स्कूटी की ज़रूरत है कि तुम जाके आटा खरीद के ला सको। तो हर एक को जो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गई, या फिर कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, जो उसकी नीड है वो इंडस्ट्री को भी होती है एंड पीपल को भी होती हैगी। नाउ देयर आर सम लो ऑर्डर सर्विसेज जो लो लेवल पे चलती है, आप एक तरीके से कह सकते हो। दैट इज ग्रॉसरी हो गई, शॉप्स हो गई, जिसमें आप कह सकते हो छोटा बिजनेस होता है। आप जा रहे हो, घर का सामान लेकर आ रहे हो, शॉप से जाके आप क्लोथ्स लेकर आ रहे हो, शूज़ लेकर आ रहे हो, ये होती है हमारी लो ऑर्डर सर्विसेज। एंड एक सर्विसेज हमारी डिफ्रेंशिएट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर। यानी कि आप अपने घर पे प्लम्बर को बुलाते हो, आप अपने घर पे मिस्त्री को बुलाते हो अपनी दीवार बनवाने के लिए, आप अपने घर पे किसी लेबर को बुलाते हो, कारपेंटर को बुलाते हो, दे आर डूइंग द फिजिकल वर्क। ठीक है, वो कौन करते हैं, वो फिजिकल वर्क करते हैं। बट आप ट्यूशन लेने जाते हो अपने टीचर के पास, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप लॉयर के पास जाते हो अपना केस लड़वाने, दे आर गिविंग यू द मेंटल लेबर। तो फिजिकल लेबर कौन यूज़ करता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब लोग फिजिकल लेबर यूज़ करते हैं। एंड मेंटल लेबर कौन यूज़ करता है, आपका टीचर, डॉक्टर, दे आर यूजिंग द मेंटल लेबर। तो फिजिकल एंड मेंटल लेबर के बेसिस पे भी हम सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड चीज़ क्या हो गई आपकी, हाई ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज कौन सी हो गई, वो दे आर अकाउंट, कंसल्टेंट्स एंड फिजिशियंस। फिजिशियंस कौन हो गए, जो डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो, आप किसी अकाउंटेंट के पास जा रहे हो, सीए के पास जा रहे हो, अपना टैक्स वगैरह का सिस्टम देखने के लिए किसी से कंसल्ट करने जा रहे हो आप कि मैं फ्यूचर में क्या करूँ, मैं कौन सा कोर्स लूँ, मैं क्या पढ़ाई करूँ। दीज आर द हाई ऑर्डर सर्विसेज। एंड ग्रॉसरी एंड ये शॉप्स, ये दीज आर द लो ऑर्डर सर्विसेज। तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया होगा। नाउ देयर आर सम रेगुलेटिंग सर्विसेज, जो रेगुलेट करके रखते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ब्रिजेस को मेंटेन करते हैं, हाईवे बनाते हैं, जो फायर फाइटर्स हो गए, वो सोसाइटी को रेगुलेट करके रख रहे हैं। ब्रिज नहीं होगा, हाईवेज नहीं होंगे, तो हम कैसे इधर से उधर जा सकते हैं। तो दे आर रेगुलेटिंग सर्विसेज जो मेक करते हैं और मेंटेन करते हैं। ब्रिजेस बनते हैं, मेट्रो बन रही है, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन द गिविंग दस द रेगुलेटिंग सर्विसेज। अब कुछ लोग होते हैं जो सप्लाई करते हैं सर्विसेज को, या फिर सर्विसेज को सुपरवाइज करते हैं।
सप्लाई कौन करते हैं, जैसे कस्टमर केयर वाले, हम फ़ोन करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वी हैव टू ऑर्डर समथिंग, तो दे आर सप्लाइंग अस द सर्विसेज। नाउ देयर आर सम जो सुपरवाइज करते हैं सर्विसेज को। कौन करता है? सुपरवाइज करने का काम मेनली हमारी गवर्नमेंट का होता है, और जो गवर्नमेंट ने जिनको अथॉरिटी दे रखी होती है सुपरवाइज करने की, जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। हमारे स्कूल हैं वो हमें सप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन, तो दिस इज़ ऑल्सो अ सर्विस। नेक्स्ट है हमारी एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो हमें एक बहुत, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई और जो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, या उनके जो सब कॉर्पोरेशन होती हैं, बिजली घर वाले हो गए या फिर कोई वाटर सप्लाई वाले हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कहाँ से आती है? बिजली घर से आ रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करवा रही है, आपके घर में वाटर आ रहा है, तो ये सब जो भी सर्विसेज हैं दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस, बट दे आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर हमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सर्विसेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ सर्विसेज। अब रिक्रिएशनल सर्विस, रिक्रिएशनल मतलब मज़े करने, तो मल्टीप्लेक्स जाते हो, मूवी देखने जाते हो, डोमिनोज जाते हो, पिज़्ज़ा खाने, रेस्टोरेंट जाते हो, तो ये सब रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मूड फ्रेश करने वाली जो सर्विसेज लेने हम जाते हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए। अगर शहर से बहुत दूर किसी कोने जंगल में जाके डोमिनोज खोल जाएगा, जाओगे, हाँ कभी कभी मस्ती में चले जाओगे, बट रोज़मर्रा में वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो मेनली अब हम लोकेशन देखेंगे रिक्रिएशनल सर्विसेज की। तो जो रिक्रिएशनल सर्विसेज होती हैं मल्टीप्लेक्स जैसे या फिर रेस्टोरेंट हो गए, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में होती है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे से लोगों सबसे ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे जो मेन बाज़ार्स होते हैं किसी भी लोकेशन के, जैसे सीपी हो गया दिल्ली का, इसी तरीके करोल बाग हो गया, आपको पता होगा अगर आप कहीं और के हो तो आपके एरिया के अंदर भी किसी भी शहर में आप रहते हो तो कोई मेन बाज़ार होगा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्स होते हैं, वहीं पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ लोग रोज़ जाते हैं तो उनकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, उस लोकेशन पे वो उस सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। अब देयर आर सम सर्विसेज जो बाहर होती हैं, फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स का एग्जांपल दे रखा है आपके यहाँ पे, वो कंट्री साइड में होती है, यानी कि शहर से बाहर जो थोड़ा दूर का इलाका है, वहाँ पे भी गोल्फ कोर्स क्या है, गोल्फ कोर्स को बहुत बड़ा इलाका चाहिए बनने के लिए, तो गोल्फ कोर्स अगर किसी को बनाना है तो वो इस इलाके में लेगा जहाँ पे ज़मीन के रेट कम होंगे, यानी कि उन्हें सस्ते में ज़मीन मिल जाएगी, उन्हें कई एकड़ में बनाना पड़ेगा अपना गोल्फ कोर्स, तो वो जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो उससे बाहर लगाते हैंगे। एंड जो अगर मल्टीप्लेक्स है, रेस्टोरेंट है, अगर तुम उसे बाहर खोल दोगे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से तो वो चलेंगे ही नहीं, तुम्हारे खोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसको। नेक्स्ट चीज़ जो हमें सर्विसेज के अंदर पढ़नी है, दिस इज़ द इनफॉर्मल, या आपकी बुक में लिखा है इनफॉर्मल सर्विस। इनफॉर्मल सर्विस नहीं, हम इसको पर्सनल सर्विस भी कह सकते हैं, फॉर्मल नहीं होती है, जैसे कि जो ये लॉयर वगैरह की हो गई, दीज आर द फॉर्मल सर्विसेज। इनफॉर्मल सर्विसेज में आती है हमारी जैसे वॉशरमैन, गार्डनर, आपने घर में कुक रखा है, आपने घर में मेड रखी है, दे आर प्रोवाइडिंग यू द पर्सनल सर्विस, इनको कहते हैं हम इनफॉर्मल सर्विस। कई बार जो रूरल एरियाज से लोग पहुंच जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी कि शहर गाँव से शहर में पहुंच जाते हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, कोई कुक बन जाता है, कोई घर में मेड बन जाती हैं जाके लोग, या फिर कोई गार्डनर बन जाता है, कोई वॉशरमैन बन जाता है, बिकॉज उनको जॉब की ज़रूरत होती है। तो दे आर प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल सर्विस, दे आर डूइंग द इनफॉर्मल सर्विस एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस पर्सनल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है डब्बे वाला, आपने कई बार देखा होगा, इफ़ यू लिव इन मुंबई में कई बार दिखाते हैं सीरियल्स वगैरह में, डब्बे वाले आते हैं सर पे डब्बा रख के, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों के घर से टिफ़िन लेके जाते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। एन नंबर ऑफ पीपल इन मुंबई आर एसोसिएटेड विद दिस सर्विस, 1,75,000 कस्टमर्स हैं इनके पास। एंड आपने देखा है काफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनी है डब्बे वाले इसके ऊपर, तो वो दिस इज़ अ इनफॉर्मल सर्विस। तो अगर इनफॉर्मल सर्विस का एग्जाम्पल आए तो मुंबई के डब्बे वाला आप इसमें मैंशन कर सकते हो। तो विद दिस आपका सर्विस सेक्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नाउ हमारे पास कॉटेनरी एक्टिविटीज बची, एंड देन दिस चैप्टर वुड बी फुली कंप्लीटेड, एंड एक टूरिज्म भी बचा है। सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीपल इन्वॉल्व्ड इन द टर्शरी सेक्टर। तो आज के टाइम पे जो लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यही एक ऐसा सेक्टर है जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो अनचेंज है या फिर कम होती जा रही है। एंड मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे यूएसए में 75% ऑफ द वर्कर्स
वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। और एक ऐसी फील्ड है इसके अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आया, दैट इज़ द टूरिज्म। किसको पसंद नहीं है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मौज मस्ती के लिए किसको पसंद नहीं है बाहर घूमने जाना, चाहे आप अपने टाउन में जाओ, अपने शहर में जाओ, किसी हिल स्टेशन जाओ या फिर फॉरेन कंट्री जाओ, वी ऑल लव द रिक्रिएशन। तो वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट बिजनेस है ये हमारा टूरिज्म का। टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें तो टूरिज्म सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टर्शरी सेक्टर को। अगर हम पूरे लेके देखें तो 250 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर चुका है हमारा ये टूरिज्म सेक्टर। 40% ऑफ द जीडीपी मोस्टली कंट्रीज़ की ये देता है हमारा टूरिज्म सेक्टर। एंड ये लोकल पीपल को भी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि लोकल पीपल के लिए भी एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप जनरेट हो जाती है। जो लोकल पीपल है वो, जैसे आपने देखा है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, आप कहीं भी घूमने जाओ, और ट्रांसपोर्ट्स के लिए रिक्शे वाले भी होते हैं, देयर इज़ अ कैब्स ऑल्सो। तो कुछ भी अगर आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे शॉप्स भी होती हैं जहाँ से जाके आप कुछ शॉपिंग करते हो। यू कलेक्ट द सोवेनियर्स। सोवेनियर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वी गेट द फ्रिज मैग्नेट्स, हम की चेन्स लेकर आते हैं आईफिल टावर वाली, अगर हम पेरिस जाते हैं तो हर छोटे छोटा बिजनेस भी लोकल लेवल पे भी इवॉल्व होता है, इंक्रीज होता है जब भी टूरिज्म किसी कंट्री में बढ़ता है। और टूरिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होता है। अगर किसी भी जगह पे टूरिज्म है तो वहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स बनते हैं, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिए जाते हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई जाती है। अब दुबई यूएई क्यों जाते हैं हम, बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जाते हैं वहाँ का। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो टूरिज्म ज़्यादा होगा। और टूरिज्म ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सीजन एंड द वेकेशन, जब छुट्टी मिलेगी तभी तो घूमने जाओगे। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टूरिज्म। अब एक और चीज़ है जो टूरिस्ट रीजन्स के बारे में बता रखा है। कई लोग जो यूरोप की ठंडी कंट्रीज़ में रहते हैं वो वार्म मेडिटेरेनियन कोस्ट पे घूमने जाते हैं, यानी कि मेडिटेरेनियन सी के पास में जगहें हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया भी बहुत फेमस है फॉर द टूरिस्ट। और अगर विंटर में बात करें, विंटर रीजन में अगर गर्मी होती है तो हम हिल स्टेशन पे घूमने चले जाते हैं। कई लोग रिलीजियस प्लेसेस पे यानी कि तीर्थ स्थलों पे जाना पसंद करते हैं। हमें केदारनाथ जाना पसंद है, मानसरोवर यात्रा पे जाना पसंद है। तो कहीं भी आपको बेस्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको कहाँ जाना पसंद है। एंड हिस्टोरिक प्लेसेस लोग मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, तो देयर आर एन नंबर ऑफ साइट्स वेयर वी कैन विजिट फॉर आर, जहाँ पे टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। अब व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग टूरिज्म। अब टूरिज्म दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, एक है डिमांड और एक है दूसरा क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट। डिमांड क्या है, हॉलीडे होगी, मतलब कि जब किसी के पास हॉलीडे है तभी वो घूमने जाएगा, कोई अपनी जॉब से छुट्टी लेकर घूमने नहीं जाएगा। बहुत रेयर सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही मस्ती के लेवल लोग होते हैं वो जाते हैं। और इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जिस पे पैसा है वही तो घूमने जाएगा, जिस पे लाइवलीहुड है वही तो घूमने जाएगा, वही तो फॉरेन जाएगा, जिस पे पैसा है वही तो घूमेगा। तो जिसका अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग किसी कंट्री का अच्छा है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टूरिज्म करते हैं। एंड लेजर, खाली टाइम होगा, अगर ऑफिस वाला छुट्टी ही नहीं देगा, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी तो कहाँ से आप लोग घूमने जा सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ इज ट्रांसपोर्ट। जब से सब लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई, टूरिज्म बढ़ गया, हमारा जब मन करता है हम गाड़ी उठा के कहीं भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और रोड्स डेवलप हो गए, अब पथरीले इलाके पे अगर रोड नहीं बनी हुई है तो लोग वहाँ से जाना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ इज एयर ट्रांसपोर्ट जब से बढ़ गया है तो आजकल तो लोगों ने फॉरेन जाना शुरू कर दिया। एंड पैकेजेस, ये जो कंपनीज पैकेज बनाती है, फैमिली पैकेज, हनीमून पैकेज एंड ऑल दिस, तो लोगों ने आजकल फॉरेन जाना, इधर उधर जाना ज़्यादा शुरू कर दिया अगर पहले से कंपेयर करें तो। बिकॉज ऑफ द ये जो टेक्निक्स आ गई हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं एंड इट इज़ ग्रोइंग बिजनेस, और ये हमारी जीडीपी को बहुत फायदा देता है। नाउ देयर आर सम अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शंस। टूरिस्ट अट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें करती है, टूरिस्ट को क्लाइमेट अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं गर्मी में रह रही हूँ, मेरे शहर में गर्मी है, तो मैं चाहूँगी कि मैं हिल स्टेशन घूमने चली जाऊँ, शिमला मनाली नैनीताल, मेरा ये मन करेगा, या फिर फॉरेन कंट्री चली जाऊँगी, मेरे बहुत पैसा होगा तो। और लैंडस्केप, यानी कि अगर मुझे माउंटेन्स पसंद है तो मैं माउंटेन्स देखने जाऊँगी, लेक पसंद है तो मैं लेक देखने जाऊँगी। हिस्ट्री एंड आर्ट्स, अगर मुझे हिस्ट्री पसंद है, मॉन्यूमेंट्स को देखना, बड़े बड़े चर्चेस को देखना, तो मैं ऐसी वैटिकन जाऊँगी, मैं वेनिस जाऊँगी स्कल्पचर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड पे और अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे जाएंगे। नाउ देयर आर सम कल्चरल साइट्स ऑल्सो, यानी कि जहाँ का कल्चर अलग है, कोई ट्राइबल एरिया हो गया, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। एंड इकोनॉमी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑन टूरिस्ट। अगर आपको जहाँ पे सस्ती चीज़ मिल रही है, यानी कि होटल मिल रहे हैं बट बहुत महंगे नहीं मिल रहे, तो आप प्रेफर करोगे वहाँ पे जाना कि इकोनॉमी भी है, चीप भी है, और आप घूम के मजे करके भी आ गए हो। नाउ देयर इज वो न्यू ट्रेंड ऑफ हेरिटेज होम। आई डोंट नो कहाँ है ये, तो बुक में ही बताया गया है कि आजकल गोवा में हेरिटेज होम होने लगे, आई थिंक मनाली में भी है, कि लोग अपने घर में ही
होटल टाइप प्रोवाइड करते हैं, पीपल लिव देयर एंड दे एंजॉय देयर, एंड वो इकोनॉमिकल भी होता हैगा। तो गोवा एंड कर्नाटका का एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है दैट पीपल गो देयर, वो जहाँ पे वहाँ पे जाके रहते हैं, इकोनॉमिक भी पड़ता है, घर में रहते हैं, एंड दे जस्ट रोम अराउंड, और वो टूर मज़े करते हैं अपना जहाँ भी जिस शहर में वो घूमने जाते हैं। तो विद दिस आपका टूरिज्म कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टडी द क्वाटेनरी एंड द क्विनरी एक्ट। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्पावर्ड वर्कर्स। हु आर द एम्पावर्ड वर्कर्स? एम्पावर्ड वर्कर्स आर मेनली द एंटरप्रेन्योर्स। अब इनको एम्पावर्ड वर्कर्स इसलिए क्या है, देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना सब कुछ, अपना सारा पैसा लगा के, अपनी सारी स्किल्स लगा के, सब कुछ स्टेक पे रख के अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करता है, कोई भी बिजनेस हो वो। तो दे आर नोन एज द एम्पावर्ड वर्कर। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे सोसाइटी के अंदर, उतनी ज़्यादा सोसाइटी डेवलप करेगी। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सब कुछ काम जो करता है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होके करते हैं। दैट मीन्स वो खाली वेल्थ और सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्रिएटिव भी होता है, एट द सेम टाइम दे हैव अ विजन ऑल्सो। तभी वो एक न्यू बिजनेस या फिर कुछ भी एक नया काम स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ भी आप इनको कह सकते हो। दे आर द एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द सोसाइटी। ये किसी के साथ में जाके किसी के नीचे जॉब नहीं करना चाहते, दे आर क्रिएटिंग अ बिजनेस। तो दीज आर नोन एज द एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज द क्वाटेनरी एक्टिविटीज। देखो जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे स्किल्स जो चाहिए वो बढ़ती है। जैसे अगर फार्मर है उसको कम स्किल चाहिए, अब ऐसे ही मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर है उसको भी स्किल चाहिए मशीन चलाने की। फिर टर्शरी सर्विस वाला अगर कोई भी हो तो उनको भी स्किल चाहिए। धीरे जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ती रहती है, जो स्किल और नॉलेज, इंटेलिजेंस जो चाहिए वो बढ़ती रहती है। अब हम पहुंच गए क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ पे। इसमें वो लोग नॉलेज प्रोसेस आउटपुट, आपने सुना होगा, इसमें आता है नॉलेज प्रोसेस। जो लोग नॉलेजेबल काम करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इंजीनियर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, और वी कैन से जो म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट्स होते हैं, या फिर जो सेंसेक्स का काम करते हैं। इन लोगों की क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ में हम बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑन इंफॉर्मेशन, या फिर अब हमने इन्फोसिस कंपनी के बारे में सुना है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, दे आर मेकिंग न्यू गैजेट्स, एनीथिंग वट एवर दे आर डूइंग, देयर मेनी कंपनीज मोर। तो ये क्या काम है इनका, जो क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हम लोग कभी भी इनको, अभी तक हमें इनका सही से डिफरेंस नहीं पता होता है। दे आर द वंस हु आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो इनका क्या काम किया है, ये कलेक्ट करते हैं डेटा को, प्रोसेस करते हैं और डिसमेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। डिसमेंट मतलब तोड़ते हैं इन्फॉर्मेशन को और उससे एक वैल्यूएबल आउटपुट निकालते हैं। और ये क्या करते हैं, दे आर मेनली इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई नया गैजेट बनना है, अब आपके मोबाइल फ़ोन में 4 कैमरे आ रहे हैं, कल को 6 आएंगे, 12 आएंगे, तो कोई तो बैठ के वो काम कर रहा है ना, कोई तो कुछ ना कुछ, समवन इज देयर हु इज डूइंग द रिसर्च। तो दीज आर दोज पीपल ओनली। कोई अगर मतलब आप समझ सकते हो, जो भी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, दैट कम अंडर द क्वाटेनरी एक्टिविटीज़। अब म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिनको सब कुछ मैनेज करके चलना हैगा। और वी कैन से द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। नए नए गेम बना, हमारा पबजी गेम बना, किसने बनाया वो? तो ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड ऑल दे कम अंडर द क्वाटेनरी एक्टिविटी। दे हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होती है इनके पास, टेक्निकल स्किल्स होती है, एंड दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि हर एक टाइप की नॉलेज इनके पास होती है, तभी ये इतनी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके हम लोगों को दिखाते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपनी सबसे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, क्विनरी एक्टिविटी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। दे आर नोन एट द गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, यानी कि इसमें मेनली आते हैं CEOs ऑफ कंपनी, यानी कि CEO उसके ऊपर है पूरी की पूरी कंपनी, उसी को संभालनी है। या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो टेक्निकल वर्क, हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्क वाले लोग होते हैं जिनको पॉलिसीज़ बनानी है। पॉलिसी मेकर, पूरा देश चलाना क्या आसान काम है? नहीं। तो जो हाई लेवल के वर्क करते हैं, आपके बुक में एक पैराग्राफ दे रखे हैं, उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू कैन रीड इट। दे कम अंडर द क्विनरी एक्टिविटी। दे आर द हाईएस्ट लेवल वर्कर्स, डिसीजन मेकर्स, एंड दे आर नोन एज द पॉलिसी मेकर्स। कौन डिसीजंस लेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की? अगर आप बात कर लो, CEO का काम है कि वो पूरी कंपनी को मैनेज करके चले। CEOs, और जो सबसे हाईएस्ट जो ब्रांच होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कहते हैं, दे इन्वॉल्व इन द क्विनरी एक्टिविटीज। दीज आर नोन एज अ गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। तो 1 मार्कर है, यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ हमारी क्विनरी एंड क्वाटेनरी एक्टिविटीज हमने पढ़ ली। नाउ वी हैव बीन टोल्ड अबाउट द आउटसोर्सिंग।
हम आउटसोर्सिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर की जॉब, बीपीओ की जॉब, वी ऑल नो व्हाट इज़ इट। तो कॉल सेंटर, बीपीओज आजकल इंडिया, चाइना और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, थाईलैंड वगैरह आप मान लो, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। और इससे क्या हो गया, ये मेनली आउट माइग्रेशन कंट्रीज़ में होती है। आउट माइग्रेशन कंट्रीज़ मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होती और लोग उसी कंट्रीज़ में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसलिए आजकल आउटसोर्सिंग का फैशन आ गया है, कॉल सेंटर्स आके इंडिया में और चाइना में लग गए हैं, बच्चे वहाँ पे जॉब करते हैं। एंड उसकी डिमांड क्या है, अगर किसी को कॉल सेंटर में जॉब करनी है, एक तो जो कॉल सेंटर जिसने लगाया है उसको फ़ायदा कि उन्हें चीप लेबर पे बच्चे मिल जाते हैं, यानी कि वो कम सैलरी होती है, 20-25,000 यू कैन से दैट, एंड आराम से वो अपना काम करवा लेते हैं उनसे। और स्किल्ड होते हैं ऑब्वियसली, एजुकेटेड बच्चे ही वहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है अगर किसी का आउटसोर्सिंग करनी है तो। एंड ये मेनली कहाँ पे होता है, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे आउट माइग्रेशन। ओके, सो ना आउटसोर्सिंग की एक और सब फील्ड्स होती हैं, इट इंक्लूड्स केपीओ एंड बीपीओज। केपीओ क्या है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटपुट्स, एंड बीपीओज अलग होते हैं। जो बीपीओज होते हैं उनमें मेनली आप कह सकते हो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स जो है, इसमें इतने हाई स्किल्ड यूथ ही जाती है, मतलब बच्चे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं एंड दे गो टू दी सर्विसेज। तो बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्स होता है इसके अंदर ज़्यादा हाई स्किल्स वाले लोग की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल बच्चा भी जिसने ग्रेजुएशन करी है दे कैन गो, ठीक है, 12 पास आउट भी जा सकता है, उससे अच्छी इंग्लिश आती है, ही इज़ अट्रैक्टिव और उनको अच्छे से बोलना आता है, तो दे कैन गेट द जॉब। बट एक और आउटसोर्सिंग होती है हमारी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसको होम शोरिंग भी कहते हैं, एच आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो काम होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बीपीओज। केपीओ और बीपीओ अलग है। जो केपीओ है उसमें हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए, यानी कि कोई इंजीनियर है, इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो जो केपीओ है इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ अ क्वार्टरली एक्टिविटी, यू कैन से बैंकिंग हो गई, लीगल प्रोफेशंस हो गए या फिर ई लर्निंग हो गई, ये लोग जाते हैं केपीओज के अंडर में। तो कभी भी केपीओ और बीपीओ को आप एक मत समझना। केपीओ नॉलेज ओरिएंटेड होता है, यानी कि जो हाईली नॉलेज वाले जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो जाके वहाँ पे जॉब रिसीव करेगी। एंड बीपीओज इस वीक, बीपीओ और कॉल सेंटर भी अलग होता है, बट येस बीपीओ में जो थोड़े कम नॉलेज वाले बच्चे हैं वो जाके जॉब की, यूथ है या कोई भी है, दे कैन गेट द जॉब। अगर बट जो केपीओज है वहाँ पे प्योर हाई लेवल जो नॉलेज वाले लोग होते हैं, दे कैन ओनली गो एंड गेट द जॉब। उनकी पर्टिकुलर फील्ड में उनको उसकी डिग्री चाहिए और उनको उस चीज़ की नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके उनकी केपीओ के अंदर जॉब लगती है। ई लर्निंग, बैंकिंग एंड लीगल प्रोफेशंस आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द केपीओज। एंड जिस भी कंट्री में ये क्वार्टरली एंड क्यूनरी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप होती रहती हैगी। एंड जो स्किल की वैल्यू है, जो स्किल की और जो एक्सपर्टाइज की वैल्यू है, वो धीरे धीरे हम प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी से क्वार्टरली से क्यूनरी में जाते हैं तो स्किल और एक्सपर्टाइज ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। नाउ मेडिकल सर्विसेज ओवरसीज़, इसमें हमें बताया गया है कि देखो हॉस्पिटल्स की डिमांड हर एक कंट्री में होती है। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ है जहाँ पे बहुत अच्छे हैं, एंड इससे मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ गया है। तो अभी हम इंडिया पे फोकस करते हैं। आपकी बुक में बाकी कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है कि बाकी कंट्रीज़ में भी जगह जहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लोग जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया एक लीडिंग मेडिकल टूरिज्म कंट्री हैगी। हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बढ़ गया है, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल जब से हमारे इंडिया में बने हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी उसका इफेक्ट आया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट आया है। एंड हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैंगे जो पेशेंट को एडवांटेज देते हैं। आपकी बुक में 2005 की फिगर बता रखी है, इफ़ यू वांट आप बुक में से रीड कर सकते हो कि यूएसए से इतने लोग इंडिया के अंदर इलाज कराने आए थे। और इंडिया, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ मिलकर जो हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विसेज होती है जैसे एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड, इनके ऊपर अलग अलग ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब अगर बात करो अब कोरोना वायरस की, तो हर एक कंट्री में अपने अपने टेस्ट चल रहे हैं। इंडिया ने भी काफ़ी सारी अपने, आप कह सकते हो पीपी किट्स का जो हमारा प्रोडक्शन था वो बढ़ाया हम लोगों ने, तो ये अलग चीज़ हो गई। बट स्टिल हर एक कंट्री में अपने अपने लेवल पे चल रहा है कि वो जनरेट करे कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हैगा। तो ये सब जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, अब इंडिया के हॉस्पिटल सर्विस, बाकी कंट्रीज़ के हॉस्पिटल सर्विस अब इस समय पे हमें सामने आई कि किसकी सर्विसेज कैसी हैंगी। एंड जो इंडिया है वहाँ पे अगर हम बात करें कैंसर की एंड हार्ट पेशेंट्स की, तो इंडिया में इन चीज़ों का इलाज कराने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। And there are other countries also that are in your book, you can just read it कि कौन है लीडिंग इन द
ओवरसीज आप कह सकते हो मेडिकल सर्विसेज। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड में हमें बस ये बता रखा है कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जहाँ पे ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ऑब्वियस है वो डेवलप होंगी, वो और बढ़ती रहेंगे, जहाँ पे कम है वो नहीं बढ़ेंगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब लोग थोड़ी ICT को कन्वर्ट करेंगे, या पीपल कैन गो एंड स्टडी, बट जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर है, गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ICT सेक्टर को भी ऊपर लेके जाए। एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ICT प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, जिससे जो कंट्री है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट आए। तो विद दिस आपका फुल ऑन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। विद दिस हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नाउ आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर के ज्योग्राफी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम ID का जाके ले सकते हो आप। पिंड कमेंट चेक करोगे तो ज्योग्राफी के सारे नोट्स को मैंने पिन कर रखा है, एंड ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। ज्योग्राफी प्लेलिस्ट देखोगे तो यू विल फाइंड ऑल द चैप्टर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने 11th 12th ह्यूमैनिटीज का, तो प्लेलिस्ट गिवन, यू कैन गो एंड स्टडी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and let's meet in the next video. Bye bye.